स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज्ड आर्गन पाइप। लिखिए सर कि स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज्ड आर्गन पाइप। लिखना जरूरी है। क्लोज्ड आर्गन पाइप। अगर बेटा कोई क्लोज आर्गन पाइप है, ठीक है, कैसा है क्लोज आर्गन पाइप है, उसमें आप स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टैंडिंग वेव। तो आर्गन पाइप होता है बेटा क्या, जब हमने कल ही एक्सप्लेन किया था बेटा, क्लोज आर्गन पाइप का मीनिंग होता है कि अगर आपका क्या एक एंड क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोज आर्गन पाइप। और ओपन कहते हैं जब दोनों एंड हमारे कैसे होते हैं? खुले ओपन होते हैं, तो उसे कहा जाता है ओपन आर्गन पाइप। तो दो होगा, एक क्लोज आर्गन पाइप, दूसरा क्या होता है आपका ओपन आर्गन पाइप। तो जब क्लोज आर्गन पाइप की बात करेंगे तो वन एंड विल बी ओपन एंड वन विल क्या एंड विल बी क्लोज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आर्गन पाइप आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड बाय ब्लोइंग एयर इनटू द पाइप। जैसे आप किसी एयर पाइप में अगर आप क्या करते हो, फूंक मारते हो, एयर पास करते हो तो आवाज़ आती है, तो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ सुपरइम्पोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, चूँकि साउंड हमारा एयर में कौन सा वेव प्रोड्यूस होता है, लॉन्गिट्यूडनल, तो उस कंडीशन में क्या है, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम लोगों ने इंसिडेंट कराया और जो रिफ्लेक्ट होगा, जैसे मान लो एयर पाइप है ये, अब इसमें एक साइड से आप एयर पास करा रहे हो, तो जो गया इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट एक साइड से क्लोज है, तो रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आया, वो जो सुपर इम्पोज करके आपका क्या बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि क्या रिफ्लेक्टर और इंसिडेंट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उनके सुपर इम्पोजिशन से हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा, अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो कंडीशन आते हैं, इक्वेशन ऑफ क्या स्टेशनरी वेव की जब बात करते हैं, तो वाई इक्वल टू आता है 2a cos 2 पाई bt अपॉन लैम्डा इंटू साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा। x हो गया किसी टाइम पे t पे आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और आपका क्या हो गया, v आपके हो गए वेलोसिटी, जो वहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बेटा। ठीक, कंडीशन होता है जो जनरल फार्मूला होता है हमारा वेवलेंथ के लिए, जो क्लोज आर्गन पाइप के लिए जो वेवलेंथ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वेव हम लोग क्या इसमें जब प्रोड्यूस करेंगे, तो उस केस में जो जनरल आपका फार्मूला होता है वेवलेंथ और उसकी इसकी लेंथ, मान लो इसकी लंबाई कितनी है, आर्गन पाइप में है, इसकी लेंथ क्या है आपका l है, तो इसमें जो आपका क्या हो रहा है, वेव प्रोड्यूस होगा, जो पास आउट हो रहा है, उसके वेवलेंथ और लेंथ के बीच में जब हम लोग रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं बेटा, तो आपका लैम्डा इक्वल टू 4l अपॉन 2l माइनस 1 ये आता है। जनरल फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 4l अपॉन 2l माइनस 1। ये वेवलेंथ का जनरल रिलेशन होता है। ठीक है, किसमें? क्लोज आर्गन पाइप। कैसा है हमारा क्लोज क्लोज आर्गन पाइप के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए तो क्लोज आर्गन पाइप में जो वेवलेंथ आपका जब वहाँ से होगा, जो भी हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू 4l अपॉन 2l माइनस 1। अब बात आता है n क्या होता है। जो n की वैल्यू होती है, नंबर आप जैसे पहले हम लोग कहते हैं क्या, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो n की वैल्यू आप वहाँ पे 1 ले लेंगे। कितना लेंगे? n की वैल्यू 1 लेंगे। जब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, तो उस केस में n की वैल्यू कितनी होगी? 2। वहाँ पे n की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे बेटा हमारा क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होती है। वेवलेंथ क्या होगा आपका? चेंज होगा। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे तो सब तो चलता है। यहाँ से देखो, लेंथ l है, ये इतना पोर्शन, इसे कहेंगे लोड, और इसे क्या बोलेंगे आप बेटा? एंटी लोड। दिस इज द पोजीशन ऑफ लोड, दिस इज द पोजीशन ऑफ एंटी लोड। तो ये कंडीशन आपका हो गया, यहाँ पे लोड हो गया, यहाँ पे एंटी लोड की कंडीशन हुई। टोटल आपको कल बताया था बेटा कि एक वेवलेंथ जो होता है, ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक एक लैम्डा के बराबर होता है। अभी जो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा फर्स्ट मोड बेटा इतना λ/4, इसका मतलब यहाँ पे λ/4 की वैल्यू जो है वो l की क्या है? बराबर। λ/4 की वैल्यू l के बराबर है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4l
क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लेमडा की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4L क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी बी इक्वल टू यानी लेमडा आपने पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारे वेग होता है, वेग वेलोसिटी बी का मान यानी इनटू लेमडा के बराबर होता है। पढ़ा है ना, तो बी इक्वल टू लेमडा, तो बी की वैल्यू होगी क्योंकि साउंड की वेलोसिटी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ मॉडिफाई हो रही है, n1 इंटू लेमडा 1 कर देंगे। तो यहाँ n1 की वैल्यू निकालोगे तो बी अपान कितना आएगा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसी को हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसी को फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोल दिया जाता है, या फंडामेंटल यानी फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए बात करेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लेंगे, n की वैल्यू इस फार्मूले में वहाँ रखोगे तो आएगा लेमडा की वैल्यू 4 है, जो यहाँ डायग्राम से मिल रहा है वही रिजल्ट आपको देता है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो b अपान लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4L के बराबर आ गया। लेमडा की वैल्यू हो गई b बाई कितना हो गया, 4L। n1 की वैल्यू आ गया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन b अपान 4L के बराबर होते हैं। फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ वाइब्रेशन का नाम देखो, आपको लिखा होगा नीचे, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन n1 इक्वल टू b बाई अपान 4L। दिस इज कॉल्ड क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n1 क्या कहेंगे हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नोट्स सो प्रोड्यूस आर कॉल्ड फंडामेंटल नोट ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। फंडामेंटल नोट होगा या क्या कहेंगे उसे आप लोग, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। फंडामेंटल नोट ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक उसी को नाम दिया जाता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं फर्स्ट के लिए। ठीक, तो n1 को क्या बोलेंगे बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं फंडामेंटल का नहीं क्या, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहता है। ठीक है, आगे है सेकंड, देखो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जब देंगे तो उस कंडीशन में आएगा, डायग्राम में बनाएंगे पाँच सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कल स्ट्रिंग वाले में बताया था ना, कल आपने कितने लिया था, स्ट्रिंग वाले में लिया था, वैसे ही आप यहाँ बनाएंगे। हम डायग्राम यहीं पर ही बना देंगे। क्लोज आगे पाइप के क्लोज इन पे हमेशा नोड बनेगा और ओपन इन पे हमेशा बेटा एंटी नोड बनेगा। हमेशा ओपन इन पे ये एंटी नोड की पोजीशन होती है और ये वाले किसकी पोजीशन है, नोड की पोजीशन होती है। इसे नोड कहेंगे, इसे एंटी नोड कहेंगे, इसे नोड कहेंगे, ये एंटी नोड। तो जितने नोड बन रहे हैं उतने ही क्या बन रहे हैं, एंटी नोड। यहाँ एंटी नोड एक एंटी नोड बना था, यहाँ दो नोड हो गए, दो क्या बने, एंटी नोड। तो क्लोज आगे पाइप में नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड आपके सेम होते हैं। बट अभी जब हम लोग ओपन आगे पाइप पढ़ेंगे वहाँ पे नोड की रिस्पेक्ट में एंटी नोड के नंबर एक एक्स्ट्रा होता है। जितने नोड बनेंगे उसके रिस्पेक्ट में एंटी नोड का नंबर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा होता है, एक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो हम मदद करेंगे नोड और एंटी नोड की हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, नोड। तो यहाँ पे नोडों के नंबर जो है एंटी नोड से क्या है आपका इक्वल होता है। नोड और एंटी नोड दोनों आपस में कैसे हैं, सेम होंगे। इसके लिए करोगे बेटा तो देखो इतना पोर्शन आपका लेमडा बाई 4 है, लेमडा बाई 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू टोटल होगी उतनी लेमडा बाई 4 के बराबर होगा। और ये वैल्यू यल के बराबर है, किसके बराबर है, यल के बराबर है। और क्योंकि ये सेकंड नोड की बात करते हैं, हम इसको लेमडा 2 से दिखा दें, तो लेमडा 2 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये नोड ऊपर चला जाएगा और यल अपान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यल बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे जब V2 की वैल्यू से N2 बराबर हो जाएगा B अपान लेमडा 2 का। B अपान लेमडा 2 की वैल्यू रखोगे तो 4L अपान कितना है, 3। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो गया तो हो जाएगा 3B अपान कितना, 4L के बराबर भी है। सेकेंड बड़ा वाइब्रेशन जो है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी N2 की वैल्यू आई ये 3B बाई 4L के बराबर आ गया। और जो फंडामेंटल मोड था या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था वहाँ पे कितना मिला था, B बाई 4
ठीक, ऐसे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लेंगे फार 5G थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जब आप बात करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा? देखो यही हम बैकग्राउंड के लिए यही बना देते हैं। अब नोट देखो हैं कितने नोट बने बेटा? 3 और एंटी नोट के नंबर क्या होंगे? नंबर ऑफ नोट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ एंटी नोट से बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों के नंबर आपस में कैसे हैं? इक्वल इक्वल। दोनों के नंबर से जो है वो आपस में कैसे हैं? इक्वल इक्वल है। तो यहाँ से दिखा दिया नोट और एंटी नोट कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो नोट एंटी नोट अब यहाँ पे लो टोटल ये जो एल है इसमें कितना लैम्डा के टर्म में बोलोगे तो कितना आएगा? किसको? इसी को टोटल नंबर लैम्डा हाँ जी, जैसे यहाँ पे लिखा लैम्डा बाई 4 इक्वल टू या यहाँ लिखा 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू या L1 करें, यहाँ 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू या लिखा 4/5 है। क्या होगा? 4/5 है। 4/5 5/4। 5/5 अरे यहाँ पे लैम्डा हो गया 5 ये पूरा एक वेक्टर एक कंप्लीट हो गया ना, एक वेक्टर कंप्लीट हो गया जितना लैम्डा बाई 4 जुड़ रहा है। लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 मतलब 5 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5 लैम्डा 3 अपॉन 4 इक्वल टू L। तो लैम्डा 3 की वैल्यू आप निकालेंगे 5 कितना मिला? 4 L अपॉन 5। अब यहाँ से निकालेंगे तो किसकी वैल्यू लैम्डा हम लोग को वहाँ से लिखा N3 थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन N3 इक्वल टू B अपॉन लैम्डा 3 और लैम्डा 3 की वैल्यू को कैलकुलेट किया 5 4 L अपॉन कितना है? 5 कहाँ से हो जाएगा? 5B/4 B आएगा 5B अपॉन 4L। तो देखो इसमें आया था B/4L 3B/4L और 5B/4L। अगर हम लोग रेशियो निकालें N1 N2 और N3 का, N1 एक ही जाओ सुन लो बेटा, जैसे यहाँ पे N1 की वैल्यू B/4L आया था, यहाँ पे 3B/4L। तो इसे हम लोग हार्मोनिक के टर्म में बोलेंगे, इसे फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया ना तो थर्ड हार्मोनिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? थर्ड हार्मोनिक। और यहाँ पे कितने टाइम हो गया? 5 टाइम। इसे हम लोग कहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड क्या? फिफ्थ हार्मोनिक। 8 सेकेंड आपका ओवरटोन कहलाता है। यही पॉइंट से ऐसे ही विधान देखिए मेरी बना हुआ सबको लिखा है ना? यस सर। करेक्ट। इसी को हम लोग यहीं पे क्या कहते हैं बेटा? ध्यान दीजिए, यही हम लिखते हैं। इसे जो कहते हैं बेटा हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। फर्स्ट क्या बोलते हैं? ओवरटोन। इसे बोलेंगे बेटा हम लोग 5 टाइम हो गया ना, तो फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं। फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और क्या? फर्स्ट ओवरटोन। और ये तो फंडामेंटल नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन अगर N1 N2 N3 का वैल्यू निकाला जाए N1 N2 N3 वैल्यू आएगा 1:3:5। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के रेशियो मिल रहे हैं बेटा, वो 1:3:5 के टर्म में मिल रहा है। किसके टर्म में मिला आपको? 1:3:5। क्या यहाँ पे 8 हार्मोनिक मिल रहा है कि इवन मिल रहा है कि दोनों मिल रहा है? और 135 तो वहीं पे कलर जैसे देखो लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। जो हमारा क्लोज आर्गन पाइप होते हैं इसमें ओनली हमें ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे? इन क्लोज आर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ऑपरेट, यानी 1 3 5 7 9 आएगा आपको। ठीक है, तो जो क्लोज आर्गन पाइप है इसमें केवल हमारे क्या होते हैं? 8 हार्मोनिक्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक, हो गया? तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए? जो हमारी
हमारी वेलोसिटी होगी या फ्रीक्वेंसी आपकी होगी किसके लिए, क्लोज आर्गन पाइप में, वैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ये उसके लिए रिलेशंस बन गए आपके। ये सर किसके लिए लिखी है? जैसे बी देख के हम हार्मोनिक बताएंगे और ये देख के। ओवरटोन। बी नहीं, एन एन। अरे 5 बी देख रहे हैं तो 5 हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक कह रहे हैं ना। इसका अनुपात क्या होता है? उसका ना एक और उसके ऊपर जो लिखे फिफ्थ हार्मोनिक आर सेकंड ओवरटोन, इसके लिए पूछ रहे हैं। तो ऊपर जितना बी रहेगा उसको देख के बी नहीं, हार्मोनिक, जितना बी का मल्टीप्लायर है। हाँ बी का मल्टीप्लायर देख के हार्मोनिक होता है, लेकिन सेकंड फर्स्ट में के लिए क्या है, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया सब में। इसका ये कितने गुना हो गया? 3। तो बोला थर्ड हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक था, इसे क्या बोला आपने? थर्ड हार्मोनिक। 3 गुना हो गया। ये कितने गुना हो गया उसका? 5। तो बोला फिफ्थ हार्मोनिक। अगला करेंगे तो सेवंथ हार्मोनिक। ओवरटोन हम पूछ रहे हैं। ओवरटोन जो होता है, जैसे पहला ये फंडामेंटल टोन कहलाता है, दूसरा जो होगा उसे कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद वाला फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट के बाद कौन वाला? सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। ठीक, जैसे पहले बार वाइब्रेट हुआ तब उसे हम लोगों ने कहा फंडामेंटल, सेकेंड टाइम किया तो उसे कहा फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद वाला फर्स्ट, फंडामेंटल के सेकेंड वाला थर्ड हो जाएगा। जैसे कहा ना, इसे फंडामेंटल आपने कह लिया। ठीक, इसे फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक 3 गुना हुआ तो हार्मोनिक के तरफ बोलेंगे थर्ड। ओवरटोन की ये टोन, ओवरटोन मतलब टोन के बाद क्या आया? पहला ओवरटोन। जैसे क्या कहा आपने? दूसरा ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन इसे कहते हैं, जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है। ठीक है, 7 वाले के थर्ड। हाँ, अगर अगला करेंगे तो 7th हो जाएगा, फिर 9th हो जाएगा। मतलब इसमें हमेशा ऑड मिलेगा, इवन आपको नहीं मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका देखो बेटा, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप में क्या हो रहा है, क्लोज आर्गन पाइप में क्या हो रहा है? देखो, जब ओपन आर्गन पाइप की बात करें तो दोनों साइड में समझ लो, ऐसे भी ऐसे बेटा भी बहुत ये तो कल बताए थे। ठीक, उस केस में दोनों इंड क्या होंगे? जब दोनों साइड से ओपन होगा तो दोनों इंड क्या होंगे? वहाँ पे एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से जब दिखाएंगे, ये समझ गए? जब हम इसी में क्या कर ले रहे हैं, ओपन आर्गन पाइप की बात करेंगे। अभी ये क्लोज आर्गन पाइप का बेटा अलग नोड तो है ही। दोनों साइड से ओपन है तो टर्म सेंटीमीटर कौन सा? ओपन आर्गन पाइप कहते हैं। अगर दोनों इंड आपका कैसा है? ओपन है, तो उस कंडीशन में हम तब नाम देते हैं ओपन आर्गन पाइप। यहाँ पे जब आप दिखाओगे इसे नोड कहेंगे। ठीक, और इन्हें क्या कहते हैं? आपकी बात एक बार नोड के नंबर डालते हैं कि एंटी नोड के नंबर डालते हैं? यहाँ पे एंटी नोड्स के नंबर क्या है आपके? ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग दिखा रहे थे। जैसे ऊपर वाले में जब क्लोज आर्गन पाइप के लिए कहा था तो वहाँ वेवलेंथ के लिए जनरल फार्मूला लिखा था लैम्डा इक्वल टू कितना? 4l/2l-1। ठीक, यहाँ पे जब लिखते हैं हम लोग बेटा तो लिखा जाता है जनरल फार्मूला फॉर वेवलेंथ जो होगा ओपन आर्गन पाइप के लिए लैम्डा इक्वल टू 2l/n होता है। क्या होगा? 2l/n। ठीक, तो जनरल फार्मूला जब लिखेंगे हम लोग तो लैम्डा के लिए आ सकता है 2l/ कितना? ये मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, कौन सा उसके अकॉर्डिंगली एंटी वैल्यू 1 2 3 4 जो भी रखते हैं लोग। तो जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए करेंगे बेटा देखो λ/4 ये है, λ/4 ये है, तो टोटल λ/4 प्लस λ/4 2λ/4 मतलब λ/2 आएगा। तो आधा वेव से कंप्लीट हो रहा, हाफ वेव कंप्लीट हो रहा है, λ/2 की वैल्यू या l की वैल्यू करेंगे, लैम्डा की वैल्यू λ1 है इक्वल टू 2l/2 है। λ1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2l आएगी। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, N1 की वैल्यू हो जाएगी V/, कितना?
2 है लैम्डा होता है अरे dy क्या बेटा 2 है अरे b इक्वल टू n लैम्डा लिखते हैं तो लैम्डा n इक्वल टू dy लैम्डा 1 हो जाएगा और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 है 2l के बराबर आ रहा है b हो जाएगा b अपान ये हो गया फंडामेंटल जो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी हुई n1 की वैल्यू हो गई b अपान 2l के बराबर n1 की वैल्यू कितनी हो गई b बाई बेटा 2l क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ से दिखा दिया किसके लिए जो हमारा नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। n1 क्या कहलाएगा आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता है या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। n1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ठीक क्या कहेंगे या फर्स्ट हार्मोनिक कह देते हैं। फर्स्ट क्या कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या दूसरा नाम लेते हैं फर्स्ट हार्मोनिक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्या हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक हो गया n1 की वैल्यू b अपान 2l के क्या होता है बराबर होता है ठीक। हर हार्मोनिक क्या टोन दूसरा हम लोग बोलेंगे जब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे किसकी बात करेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपका देखो क्या बनेगा। तो फर्स्ट के लिए हो गया नहीं बना लेते हैं क्या कंडीशन हमारे नोड और किसके बनना है एंटी नोड के बनने के ठीक नोड और किसके बनने हैं ये नोड हो गया एंटी नोड और एंटी नोड ये सारे कंडीशन हमारे हो गए यहाँ से दिखा रहे हैं। तो लिखेंगे इसके लिए क्या लैम्डा 2 देखो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा दोनों मिलाकर टोटल लैम्डा के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि बाई 2 के टर्म हम लोग ले रहे हैं तो उसी को हम लोग लिख ले रहे हैं 2 लैम्डा 2 बाई 2 इक्वल टू l तो लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2l बाई 2। अब बोलोगे 2l बाई 2 का हम l नहीं ले रहे हैं इसलिए कि जो फार्मूला हमें मिला है ना उसी टर्म में फिर मिले तो हमें रेशियो निकालने में समझने में क्या होगी आसानी हो जाएगी ठीक। तो ये लैम्डा 2 की वैल्यू लगी तो 2l अपान 2 2 तो उड़ाने सबको आता है बट हम लोग यहाँ उड़ाएंगे नहीं ठीक। तो उस केस में क्या होगा तो लैम्डा 2 बाई 2 कर दिया लैम्डा 2 की वैल्यू 2l बाई क्या हो जाएगा आपका तो क्या बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब रखेंगे बेटा तो एंटी की वैल्यू मिलेगी हमें b बाई l b अपान लैम्डा 2 b अपान b बाई l कितना लिख रहे हैं हम लोग l l बाई 2 लिख रहे हैं और ये तो ऊपर हो जाएगा एंटी की वैल्यू आएगी बेटा 2b अपान 2l पूरा यहाँ b बाई 2l था अभी आ रहा 2b बाई 2l मतलब पहले का जस्ट डबल ठीक। इसे कहेंगे जैसे वहाँ पे लेते हैं थर्ड हार्मोनिक यहाँ क्या कहेंगे सेकंड हार्मोनिक क्या नाम देंगे सेकंड 2 गुना हुआ पहले का तो इसे नाम क्या देंगे हम लोग सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। यहाँ थर्ड नहीं बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन क्या बोलेंगे इसे ये लिखते हैं इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक और दूसरा नाम क्या देंगे फर्स्ट ओवरटोन ये फंडामेंटल टोन के बाद वाला क्या कहलाएगा ओवरटोन कहलाएगा तो फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा ठीक। अगला जो बनाएंगे लेंथ टोटल ये है लेंथ हमारा रेडियस क्या है हर जगह का यही है टोटल ठीक। अब की बात हम लोग डिसाइड यहाँ पे रेफरेंस करेंगे और थर्ड मोड आप ये पूरा लैम्डा हो गया और ये पूरा लैम्डा बाई 2
लैम्डा की वैल्यू ऐड 2 या लगा डी कहाँ से हो जाएगा डी की वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया एम3 का मान। इसे कहेंगे बेटा सेकंड थर्ड हार्मोनिक, पहले का 3 गुना हो गया, ठीक। तो कहलाएगा थर्ड, जबकि वहाँ क्या कहलाता था, वहाँ कौन से फिफ्थ हार्मोनिक था, सेकंड ओवरटोन को फिफ्थ हार्मोनिक कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन को थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तो हो जाएगा ये थर्ड हार्मोनिक, और दूसरा नाम क्या होगा, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन क्या बोलेंगे, अब उसमें हम लोगों ने रेशियो निकाला था N1:N2:N3, कितना आया था बेटा पीछे वाले में 135। 135, पीछे वाले में आपको रेशियो कितना 135, यहाँ पे निकालेंगे तो 1 2 3 1 2 3 मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है 1:2:3, किसके रेशियो N1:N2:N3 का रेशियो मिल रहा है 1:2:3। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा यहाँ पे ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड इन ओपन आर्गन पाइप। तो ओपन आर्गन पाइप में जो मिल रहा है आपको इवन एंड ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स मिल रहा है 1 3 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू मिलेगा। तो यहाँ इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स मिलते हैं किसमें, जब हमारा आर्गन पाइप कैसा होता है ओपन ओपन, और क्लोज वाले में केवल आपका 135 हार्मोनिक मिला था, ठीक है। ये कंडीशन होती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी अलग अलग, आपका क्या जो हमारे टोन्स होंगे उनके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी बदलती रहती है, ठीक। तो दिखा दीजिएगा नीचे ही का बात नहीं है, नीचे और नीचे वहाँ पे नहीं हो तो लिख दीजिए और लिख दीजिए दूसरी बात that is in open आर्गन पाइप, in open आर्गन पाइप both odd and even harmonics are फाइन। are obtained, हो गया यस। are obtained बेटा। वाइब्रेशन ऑफ स्टिंग। इसमें सर क्वेश्चन किस टाइप में आता है? इसमें तो यही फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर देगा, फ्रीक्वेंसी शब्दों में कैसे पूछेगा ये? हैं? शब्दों में कैसे क्वेश्चन देगा उसको? शब्दों से कह रहे हैं फारे ओपन आर्गन पाइप, ठीक। एक तो हार्मोनिक्स पे बनता है, ठीक है। Third ऑड हार्मोनिक्स ऑब्टेन्ड, वनली इवन हार्मोनिक्स ऑब्टेन्ड, बोथ ऑड एंड इवन तो हार्मोनिक्स theoretical हुआ ना? एक थ्योरेटिकल बन जाएगा। दूसरा होगा रेशियो ऑफ द हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल टोन एंड सेकंड ओवरटोन कह देगा, फर्स्ट ओवरटोन कह देगा, रेशियो फ्रीक्वेंसी का पूछ लेगा, ठीक। तो वहाँ से आपको दोनों का आपको याद होगा किस केस में कौन सा होता था, तब तो आप डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। है 5 सेकंड का क्वेश्चन, बस वो दिमाग में आपको क्या होना चाहिए कि कौन सा कब क्या है, ठीक। और तीसरा पर्टिकुलर अगर आपको दे दिया गया बे राशि, तो आपकी साउथ की राशि दी ही रहती है कि 30 या 32 जो भी आपको गिवन होगा, उस केस में अगर लेंथ आपको दे देगा उसका, तो पूछ लेता बेटा वहाँ पे सेकंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जनरल फार्मूला याद होना चाहिए सबसे अगर कम। सेकंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आपको पूछी जा रही है किसमें ओपन आर्गन पाइप में, तो N3 की वैल्यू सेकंड हार्मोनिक मतलब थर्ड क्या सेकंड हार्मोनिक ये हो गया, तो फर्स्ट ओवरटोन, तो सेकंड हार्मोनिक में 2 या पार्ट क्या 2 या यहाँ पे रख के डाटा हम लोग क्या करेंगे, चाहे जितना वेवलेंथ हो रहा हम उसको हमेशा ये भी क्यों दे रहे हैं? लंबाई तो ट्यूब के लिए है ना, लेंथ हमारा ट्यूब का क्या है, जिस आर्गन पाइप में आपका वाइब्रेशन डेवलप कर रहे हैं वो अलग है, वो तो फिक्स है, हो गया। चलिए एक आपका है क्या, देखो नेक्स्ट है वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। इसी स्ट्रिंग को अगर हम लोग स्ट्रेस करके छोड़ दिया जाता है बेटा, तो फिर जो वाइब्रेशन डेवलप होंगे, क्या डेवलप होंगे आपके वाइब्रेशन डेवलप होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज
क्या होंगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायग्राम आप देख लो, आपका बना हुआ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो कोई भी अगर आपका स्ट्रिंग है, अगर उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो वही से समझ जाएगा, बना है डायग्राम जी सर बना है। देखिए सर बना जी तो सर। यहाँ पे देखो एक बेटा हमने स्ट्रिंग रखा लगाया और उसको क्या किया है, फिक्स किया है। पुली की हेल्प से एक बॉडी को उसके साथ हैंग किया जाता है, उस स्ट्रिंग से एक बॉडी को हैंग किया। उस स्ट्रिंग मतलब जो धागा है, रस्सी है, उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक, तो ऐसे केसेस में जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, ठीक, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी स्ट्रिंग में, अगर आप टेंशन वहाँ पे डेवलप करते हैं तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी यानी इक्वल आता है 1/, कितना, 2L√T/M। v बराबर होता है, v की वैल्यू जैसे वहाँ पे लिखते हैं n = v/2 लिखते थे ना, तो यहाँ पे v की वैल्यू √T/M के बराबर होता है, तो वही रख दिया 1/2L√T/ कितना, m। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको n वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक, तो वहाँ पे हमारा जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके मोड ऑफ वाइब्रेशन के नंबर हम लोग लिख देते हैं। जैसे अगर NF हो, PF है, TMA है, TMA है, जो भी टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे P के टर्म में आपको दिया गया। PF अगर आपको क्या है, वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो NP की वैल्यू होगी P/2L/T/M। P बाई क्या, 2L√T/M। जैसे अब सेकंड हो गया तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, 2/2L/T/M। 2 को कट जाएगा, 1 क्या, L/T/ क्या हो जाएगा, m के बराबर होगा। फिफ्थ के लिए आप निकालना चाहोगे तो आपका होगा 5/2L/ कितना, T/M। तो जिस भी वाइब्रेशन का है, जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसका यूज होता है किसी स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन अलग अलग डेवलप हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। और कोई स्ट्रिंग है उसमें हम वाइब्रेशन डेटा डेवलप कर रहे हैं, तो ठीक। तो वो सर जब नीचे से देख रहे हैं ना, हम उसको नीचे से हिट करके, जैसे रस्सी बात हो साइड से, किसी चीज़ से उस रस्सी में बात कर लटका दो तो उसमें टेंशन होगा ना। अब उसको क्या करें, किसी चीज़ से ऐसे हिट करके छोड़ दे तो ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो उस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो आपका हो गया उसके टेंशन जो डेवलप होगा उसके, और मास पर यूनिट लेंथ जो आपका है, उस वायर जो आपने लिया है उसकी मास पर यूनिट लेंथ एकांत लंबाई के द्रव्यमान पे, मोटा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, पतला होगा यानी कि मास कम होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक, उसके बेस पे दिखाते हैं। ठीक, तो वही देखो नीचे लिखा हुआ है, एज द स्ट्रिंग हैज मेनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, सो व्हेन इट इज एक्साइटेड विथ ए ट्यूनिंग fork, the string will be resonance, ठीक है, with the given body if any of the natural frequency coincide with the body। अब जरा इस पर सुन लीजिए थोड़ा सा। जब स्टार्ट किया था मैंने तभी बोला था, जैसे पियानो होता है, वायलिन होता है, बजाते हैं ना तो उसको वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके जो स्ट्रिंग धागे लगे होते हैं उनको वाइब्रेशन उसमें डेवलप किया जाता है। अगर जो वाइब्रेशन उस स्ट्रिंग यानी धागों में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, वो उसके नीचे जो एयर चैम्बर, एयर बॉक्स बोलते हैं, एयर बॉक्स जो बना हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, मैच करता है। जब दोनों मैच करते हैं तो उस केस में आपको प्रॉपर साउंड क्या होता है, अच्छे से सुनाई पड़ता है, मधुर ध्वनि जिसे हिंदी में कह देते हैं। और अगर वो वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहा है तो वो पे का कुछ भी होगा लेकिन वो प्रॉपर आपको क्लियर नहीं होगा क्या वो बज रहा है। ठीक है, जैसे ढोलक बजाते रहो ना, लंबा लंबा, ठीक, अब ढोलक बजाने के बहुत सारे हैं, कुछ लोग बजाते हैं वो अच्छा लगता है, लोग बजाते हैं कान फूट जाता है। ठीक, तो केवल ऐसा नहीं उसके लेयर में आप पीटते रहोगे वो बजा रहे बहुत सुंदर सा ध्वनि निकलेगा, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होता है, उसके जो लेयर आपकी होती है, ठीक, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी क्या होगी, उसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसके एयर ड्रम जो है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से क्या करना चाहिए, मैच। जब मैच करता है तो प्रॉपर क्या होता है, वहाँ पे साउंड सुनाई पड़ता है। ठीक है, अगर मैच नहीं करेगा तो साउंड प्रॉपर साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसे बांसुरी बजाए कभी, बांसुरी बजाए, ऐसा भी बजाया ही नहीं है। कौन सी हिंदुस्तानी हो यार, हिंदुस्तानी के दिल से रहती है, मेले में मिलता है सर, मेला में मिलता है। हाँ मेरे बजता नहीं है बट अच्छे से। वही वाला बांसुरी होगा, क्या कहानी जब आके देंगे क्या चलो देखो, तो बांसुरी जो बजाते हैं
उस केस में बांसुरी बजाने के लिए भी क्या होता है, हमें मैच करना पड़ता है। फिंगर्स में हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेट करके जब मैच करते हैं उससे एयर कॉलम की वाइब्रेशन से तब प्रॉपर साउंड सुनाई पड़ता है, अदरवाइज प्रॉपर साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। मतलब जो म्यूजिक हम वहाँ से जनरेट करना चाहेंगे वो आपको नहीं निकलेगा जब तक प्रॉपरली हम उसको वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे मेन पार्ट का काम होता है क्या, उनकी फ्रीक्वेंसीज को मैच कराना। ठीक, जैसे आपने जो दूसरा छोड़, सबके घरों में आज के डेट में मोबाइल है, आपके हाथ में जेब में है। ठीक, तो मोबाइल एटमॉस्फेयर में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही है ना भाई, सबकी मोबाइलें हैं, लेकिन घंटी आपकी बजती है, ऐसे कैसे? जिससे मैच होती है वही आपका जो नंबर है, आपका नंबर, सबके नंबर इतने लाखों अरबों है, क्या करोड़ों नंबर आजकल हो गए हैं, लेकिन क्या जिसके नंबर को आप मैच कराते हो यानी मिलाते हो उसी की घंटी बजती है। बात अगर कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, इंटरलिंक हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम आज के डेट में होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस नंबर को आप क्या करते हो, फ़ोन करते हैं, उसी की क्या घंटी बजती है। ठीक, जबकि वो एटमॉस्फेयर में अगर किसी की बज सकती थी ना, लेकिन बजती नहीं है। इसका मतलब क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो आपने प्रोड्यूस किया है उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, मैच करेगा, उसी की घंटी बजती है। ऐसा नहीं किसी की घंटी बज जाती है। ठीक, सेम तक आप दवा खाते हैं, मेडिसिन सब कहाँ जाती है, बॉडी के अंदर, लेकिन जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं आगे को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उन्हीं पर प्रभावित। बाकी दूसरे को बात निगेटिव इफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं करता। ठीक, तो पॉजिटिव इफेक्ट उसी के लिए करेगा जिसके लिए वो बना हुआ। सर दर्द की दवा खाओगे और सोचोगे कि हमारी सर्दी ठीक हो जाए, तो अलग अलग इफेक्ट है ना। तो उसके लिए बात करें, आजकल कंबाइंड फार्म में आपके बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो मल्टी क्या डिजीज में यूज होते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में वो तो अलग है, सर हमने खाया था हमारा तो पैर की दर्द खत्म हो गया था, वो अलग है क्योंकि वो पेन किलर है। ठीक, लेकिन जो जिसके लिए बना है उसी के लिए इफेक्टिवली क्या करेगा, काम करता है। ठीक है, जैसे आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का सिक्रीशन होते हैं, अलग अलग आपको बायोलॉजी वाले बहुत सारा जानते होंगे, डिफरेंट ग्लैंड से आपका रिलीज होता है। तो जो ग्लैंड से जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वहीं जाके यूज होता है, ऐसा भी हर जगह यूज होता है कि कहीं भी कोई यूज हो जाता है, नहीं होता ना। मतलब स्पेसिफिक टारगेट पे ही वो काम करता है, बाकी दूसरे को छेड़ता नहीं। जैसे आप अपने मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो आप आते हो, पुलिस वाले बगल से जाते हैं, चाहे वो क्या हो, कौन हो, एसपी साहब हो, चाहे DYSP हो, चाहे नॉर्मल एक कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप क्या ऐसे किसी वर्क से बिलोंग नहीं करते हैं, निगेटिव वर्किंग में आपका रोल नहीं है, तो आपको कोई डर नहीं होता है। ठीक, बात अलग है, सम्मान में उनको साइड दे देते हैं, सम्मान में नहीं, आज बट उस कंडीशन में जो है सभी लोग डरते हैं पुलिस वाले। नहीं, ऐसा नहीं। गुंडे कम डरते हैं, नॉर्मल आदमी ज़्यादा। अभी जब सायरन बजती है पुलिस की ना, चोरों से पूछिए क्या गुजरता कहीं हमारी ही तरफ ना मुड़ा है। ठीक, आप कहाँ डरोगे, चोरी किया है क्या, करके देखो तो देखो, किसी के घर में चोरी है उसके बाद से देखोगे पुलिस की गाड़ी आ रही तो क्या डर होता है, तो डरता वही है तो क्या क्राइम किया हुआ ये से डर लगता है। नहीं डरते। ठीक, तो कंडीशन वही होता है बेटा कि जो टारगेट है वो उसी को हिट करेगा, दूसरे को हिट नहीं करता। बात अलग गलत फहमी में ही आजकल हो जाता है ना। ठीक, तो वो अलग फैक्टर है, बट यहाँ वाला जो सिस्टम है वो गलत फहमी नहीं है, तो एकदम राइट पॉइंट पे ही क्या करेगा, वो टारगेट पे काम करता है। ठीक है, अच्छा लगता है तो पुलिस जाएंगे, सही मेडिकल छोड़ देंगे। हाँ, कसम चाय को खाएंगे, आधे ज़्यादा चोरे रहते हैं, सब लोग चोर हो जाते हैं। क्या चाहे रहने देना। अगर अंदर एयर ना हो, हाँ हाँ, अंदर एयर ना होता, एयर जाएगा साउंड प्रोड्यूस तो करेगा। अंदर एयर जाएगा अगर तभी। यहाँ से यहाँ तक बात लो, दिन भर वाइब्रेट करो, साउंड आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। बहुत माइन्यूट वाइब्रेशन, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले धागे से मैच करके थोड़ा बहुत भले जनरेट हो, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए जितने भी म्यूजिकल साउंड है स्ट्रिंग सिस्टम पे काम करते हैं, सबके नीचे देखो साउंड बॉक्स लगा होता है। ठीक है, विदाउट साउंड बॉक्स उसका उस धागे का कोई रोल नहीं है। नहीं तो इस दीवार से दीवार पर मार ले तो दिन भर हम लोग क्या Interaction करते हैं, हाँ, बात वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसा। उसके रिफ्लेक्शन पर नहीं डिपेंड करता, हाँ, रिफ्लेक्शन पर है। कौन सा रिफ्लेक्शन? मतलब जो लाइट को लाइट करे, जो साउंड फिर से आती है बॉक्स से टकरा, दोनों को मैच करनी चाहिए। मतलब आप जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डेवलप कर रहे हो उस स्ट्रिंग में, उसकी फ्रीक्वेंसी साउंड बॉक्स में जो एयर है उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या करना चाहिए, आपका मैच करना चाहिए। अगर दोनों मैच कर रहे बेटा तभी क्या करेगा, वहाँ से प्रॉपर आपका क्या साउंड प्रोड्यूस हो गया, सुनाई पड़ेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं घर जाए खरीद के लिए आए गिटार और कहो कि हम सबसे बड़े म्यूजिशियन बन जाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, गिटार तो वही सबके पास होता है ना, लेकिन बजाता सीखना क्या पड़ता है? अच्छा, वही जो रेगुलर क्या होता है उसकी प्रैक्टिस करता है, टच में रहता है, या जिसे बजाने सीधे से दिन कभी जिसको बजाने आता वही बजा पाता था ऐसे। काम से ठीक ही है, हाँ काम से ही अरे अब तो डीजे चलिए हो गया बेटा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, एक तो लेंथ के देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ, फार्मूला आया N=1/Pi/2 या √T/m। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो लेंथ जो स्ट्रिंग का है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी लेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर आपका क्या टेंशन उसमें ज़्यादा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा है, बाकी फंक्शन कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी। अगर मास पर यूनिट लेंथ जो है हमारा वो जैसा है लार्जर है, तो उसके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम स्मॉलर होगी। तो इसके बेस पे दिखा लेते हैं कि जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कितनी होगी, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें? हाँ डायरेक्शन इसमें कैसे डिफाइन करें? क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन कैसे पता? किस चीज़ के डायरेक्शन? यही जो वेव होता है, वेव जिसे आप यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, जहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके अपोजिट इनकी तरफ जाएगा। भाई धागे में इसलिए हमने यहाँ हिट किया तो इधर वही थोड़ी, उससे क्या करेगा, जिधर का डिस्टर्बेंस है उधर की तरफ क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। पानी पत्थर फेंके हो, इसमें 1-2 डायमेंशनल दिया है डायरेक्ट। क्या कह रहे हैं? 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल करके दिया। वो तो अभी आगे कैटेगराइज किया जाएगा, वेव का प्रोपोगेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रिंग है, धागे हैं, मतलब क्या स्प्रिंग में कैसा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, जब धागे में करेंगे तो क्या हो रहा है, इस तरह से होगा। तो अलग अलग कंडीशन में आपके वाइब्रेशन जो होंगे मोड वो हमारे डिफरेंट होंगे। डिफरेंट केसेस में आपके जो क्या होंगे वाइब्रेशन होंगे अलग अलग, अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं। ये मेन हो गया हमारा फंडामेंटल का। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है बीट्स। क्या होता है बेटा? बीट्स। बीट्स क्या होते हैं, यही मेनली हमको पढ़ना है बेटा। ऐसा कुछ भी आ गया क्या? डॉपलर इफेक्ट पढ़ाई दिया है? एक तो हम लोग को साउंड वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में फाइंड करनी है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, और बीट्स पढ़ना, थोड़ा सा बीट्स समझा देते पढ़ते हैं। ठीक, देखो कंडीशन क्या होता है बेटा, बीट्स क्या होता है, अगर दो क्या साउंड वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी या नियरली कैसी हो, इक्वल, मतलब स्लाइट डिफरेंसेज अगर आपके हैं उनके बीच में कैसा है, स्लाइट, यानी स्मॉल डिस्टेंस अगर उनके फ्रीक्वेंसीज में है और दोनों को सेम मतलब क्या साथ साथ में अगर हम लोग वाइब्रेट करते हैं, दोनों को साथ साथ वाइब्रेट करते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है उसके बराबर नंबर ऑफ क्या बनते हैं, हमारे बीट्स बनते हैं। तो बीट्स अगर हम लोग बोलते हैं तो बोला जाता है बेटा कि जो अगर दो आपके नियरली क्या सिमिलर फ्रीक्वेंसीज के, नियरली बोलते हैं, सेम नहीं, ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हो ना तो बहुत क्या जीरो हो, तो उस केस में बोला था व्हेन टू साउंड वेव्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक, ट्रैवलिंग इन मीडियम अराउंड द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों आपका क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन के बीच में क्या होगा, जो सुपर इम्पोजिशन होगा, सुपर इम्पोजिशन इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड इंक्रीज विल बी, ठीक है, एट पर्टिकुलर पोजीशंस इंक्रीजेज एंड अदर पोजीशन विल बी डिक्रीजेज। कुछ पोजीशन पर उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। कुछ पोजीशंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये रेगुलरली इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हमारा पाया जाता है। कैसा? रेगुलरली, जहाँ पे सेम फेज में मिलेंगे वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, अपोजिट में मिलेंगे तो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। दिस फेनोमेना ऑफ रेगुलर क्या वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, विथ टाइम एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड क्या, बीट। तो रेगुलर जो उनमें वेरिएशन आ रहा है, कभी घट रहा है, कभी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, तो उनकी वजह से जो वेरिएशन हमारा आ रहा है इंटेंसिटी साउंड क्या विथ टाइम, वो एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, उसी को कह रहे थे हम लोग क्या, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो उनमें वेरिएशन मिलेगा दोनों के फ्रीक्वेंसीज का, उसी को हम लोग कह रहे थे बेटा बीट्स। ठीक, अब हम कल थोड़ा सा पढ़ के आएंगे ट्यूनिंग फॉर्क होता है। बीट्स के लिए हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। अगर पेंटअप कराया गया होगा अलाइनमेंट में साउंड का, तो उस केस में कराया जाता है, सभी स्कूलों में लगा हुआ जहाँ ब्लैक है वहाँ होते हैं, हम लोग पैड होता है उस पर हिट करते हैं और वाइब्रेट करके जो हमारा क्या होता है, क्या होता है, जो यहाँ पर वाइब्रेशन नली होती है जिसे हम लोग कहते हैं साउंड जहाँ पे है उसमें क्या करते हैं, वाटर फिल कर दिया जाता है, उसके ऊपर सरफेस पे जो ओपन एंड होता है वहाँ पे हम वाइब्रेट करके ले जाते हैं।
तो जो लिक्विड का लेवल होता है हम अप एंड डाउन करते हैं और मैच कराते हैं किन पोजीशंस पे, वहाँ पर रीडिंग बनी होती है किन पोजीशन पे आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या करेगी, मैच करेगी। जिस पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वहाँ से हमें साउंड सुनाई पड़ता है, और जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो साउंड सुनाई नहीं पड़ता। अगर फिजिक्स में आपने प्रैक्टिकल कराया गया होगा तो हमें भी उसे प्रैक्टिकल तो थोड़ा सा हाँ तो वहाँ पे कराया जाता है उसके लिए, ठीक। तो यही होता है ट्यूनिंग पार्ट, और इसी के वाइब्रेशन के बेस में हम लोग कल निकालेंगे बीट्स कितने प्रोड्यूस होंगे। नंबर आप क्या है बीट्स कितने प्रोड्यूस होंगे, कैसा सर? तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ बीट्स कितने प्रोड्यूस होंगे उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, आपको मिल गया है। सर जी बीट्स के लिए दोनों सेम होना चाहिए, दोनों हम दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। नहीं, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो तभी बीट जनरेट होगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी जैसे दो सोर्स वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक, दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंसेज होगा वही नंबर ऑफ बीट्स से क्या होता है, बराबर होगा। सर जी इसी वजह से जब हम ज़्यादा लोग बोलते हैं तो बहुत दूर तक मतलब ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। ठीक, अरे आप भी बोल रहे हैं हम भी बोल रहे हैं, अगर दोनों मैच कर गया ठीक क्या होगा, तो इंटेंसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, आवाज़ दूर तक जाएगी। जैसे आप अकेले चिल्ला रहे हो तो उस केस में जो साउंड होगा उसके रिस्पेक्ट सभी लोग चिल्लाना शुरू कर दे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाता है। तो कंडीशन वही होती है ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा आपका, जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा सोचे सर जी कि जैसे एक आँख बोल के देखें फिर दूसरा डिस्टेंस दोनों सेम रहता है, लेकिन क्लैरिटी अलग हो जाती है। आवाज़ में अगर हम बोलें और एक लोग और बोलें लेकिन तब बढ़ जाता है, कारण वही है सुपर इम्पोजिशन, ठीक। क्योंकि आँख में सुपर इम्पोजिशन केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल मोस्टली क्या करती है, मैच करती है। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से प्रेजेंटेशन हो जाता है। ट्यूनिंग फॉर्म बताएं क्या होता है? हाँ बेटा, ये क्या ट्यूनिंग फार्क किताबों में डायग्राम के साथ आपका होगा, ठीक। किताब जो होगा उसमें डायग्राम के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये रखते रहिएगा, वो रखते रहिएगा। हाँ रखें, ये वाला चीज़ें में कोई नहीं आता, नहीं पता कल सुन लीजिए पढ़ लीजिएगा। बंद कर दो। बाय बाय।